दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब पूरे 9 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स रहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और लास्ट वाला तो एक दिन का चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे हमारा 4 पार्ट्स के अंदर। और जैसे ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो नोट्स आप सारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं। अच्छा देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग इस चैप्टर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें डिलीटेड हैं और कुछ भी डिलीट इस साल नहीं हुआ है, पिछले साल ही इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए थे और हमारा सिलेबस सेम है। जो चीजें पिछले साल डिलीटेड थी वो चीजें इस साल भी डिलीटेड है, तो ध्यान से देख लेना। ये आपका CBSE का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहला डिलीशन क्या है, एक तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वेबसाइट से, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो क्या क्या डिलीटेड है। देखो पहली चीज डिलीट है, हमें फाइनेंशियल मार्केट का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना है। आपकी बुक के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस भी गिवन होंगे, तो फंक्शंस डिलीटेड है, हमें फंक्शंस नहीं पढ़ने। पहला डिलीशन क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिलीटेड है। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट है, मनी मार्केट का हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक के अंदर गिवन है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जैसे गिवन होगा कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लास्ट ईयर ही डिलीट हो गया था, इस साल भी नहीं पूछा जाएगा। और थर्ड डिलीशन है हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर भी प्राइमरी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक टॉपिक है मैथड्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। ये 3 टॉपिक्स हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। हो सकता है आप लोगों के स्कूल में करा भी देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन पिछले साल ही डिलीट हो गए थे, पिछले साल भी नहीं पूछे गए थे, इस साल भी नहीं पूछे जाएंगे। याद रहेगा, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे जितनी भी चीजें हमारे कोर्स के अंदर है। शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का क्या नाम है, फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो फाइनेंशियल मार्केट समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो जानते ही हो, मैं हूं, आप हो, हम सब लोग किसके अंदर आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। तो एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में सरप्लस पैसा होता है, हमारे पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है, इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है सरप्लस यूनिट्स। क्या बोला जाता है, सरप्लस यूनिट्स। हमारे पास में थोड़ा सा सरप्लस पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है और हम इस पैसे को कहीं ना कहीं सेव करते हैं या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए हम लोगों को सेवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेवर्स भी बोला जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पैसे को सेव करते हैं, हम लोग हमारे पैसे को बैंक्स में सेव करते हैं, हम लोग हमारे करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, हम लोग FD वगैरह करा देते हैं। तो हम हमारे पैसे को कहां सेव रखते हैं, बैंक्स में सेव रखते हैं। दूसरी तरफ दूसरा सेक्टर है हमारा बिजनेस फर्म्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स। इनको होती है पैसे की जरूरत, इसीलिए इन लोगों को हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट्स, क्योंकि इनके पास में पैसे की कमी है, इन्हें होती है पैसों की जरूरत। तो एक तरफ तो हाउस होल्ड सेक्टर है जिसके पास में सरप्लस पैसा है, सरप्लस यूनिट्स है। हम लोग हमारा पैसा कहां डिपॉजिट कराते हैं, बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट कराते हैं। जैसे समझ लो हम लोगों ने बैंक वगैरह के अंदर FD करा दी। अब मुझे बताओ, हमारा जो पैसा बैंक के अंदर रखा है, क्या वो पैसा एज इट इज बैंक में ही रखा रहता है, नहीं रखा रहता। बैंक उस पैसे से क्या करते हैं, इन लोगों को लोन दे देते हैं, ऐसा ही होता है। बैंक हमारे पैसे को इन लोगों को क्या दे देते हैं, लोन पर दे देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, बोरोवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोवर्स। हम लोग सेवर्स है, ये लोग कौन है, बोरोवर्स है, डेफिसिट यूनिट्स है, इन्हें पैसों की जरूरत होती है। ये फिर इस पैसे से क्या करते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट और मशीनरी में पैसा लगाते हैं, किसी प्रपोजल में पैसा लगाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। समझ में आया, बेसिकली ऐसा ही होता है। हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा कहां सेव करता है, बैंक्स वगैरह में सेव करता है और वो पैसा किसके पास में चले जाता है, बिजनेस फर्म्स के पास में चले जाता है। ये लोग उस पैसे को बोरो कर लेते हैं ताकि ये लोग उस पैसे को फर्दर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। समझ में आया।
सेम ऐसे ही एक कड़ी होती है फाइनेंशियल मार्केट। जरा दिमाग पर गौर करना, जोर डालो थोड़ा सा। हम लोग सिर्फ एफडी ही थोड़ी ना कराते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं ना, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। कई बार हम किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करके रख लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हम लोग ले लेते हैं। हम लोग कई बार किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद के रख लेते हैं, या फिर आप लोगों ने नोटिस करा होगा पापा हर महीने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, एसआईपी वगैरह करवाते हैं। ये सब चीजें भी होती है। ये सब चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती हैं। हम लोग इन बिजनेस फर्म्स, इन कंपनीज वगैरह के शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी वगैरह कर रहे हैं। मतलब हम हमारे पैसे को क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। एक तरह से ये समझ लो हम हमारे पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें उस पैसे से क्या मिले? रिटर्न मिले। अब कंपनीज हमें शेयर्स देती हैं, हम शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, और बदले में हम इन बिजनेस फर्म्स को क्या देते हैं? मनी देते हैं, ताकि ये बिजनेस फर्म्स उस पैसे को यूज कर सके, ये उस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगा सके, कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीद सके। तो ये जो बीच में हमारे बीच में लिंक क्रिएट हो रहा है ना, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मत समझना कि कोई मार्केट है जैसे सरोजनी बाजार या फिर करोल बाग की तरह, कोई ऐसा पर्टिकुलर मार्केट है, कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। आप ये समझ लो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जो किसे कनेक्ट कर रहा है? हम लोगों को, हाउस होल्ड सेक्टर को किससे कनेक्ट कर रहा है? बिजनेस फर्म्स के साथ में कनेक्ट कर रहा है। हमारा जो सरप्लस पैसा है वो हम लोगों से किसके पास में जा रहा है? इन बिजनेस फर्म्स के पास में जा रहा है। हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा इन लोगों के पास में जा रहा है, और ये फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं। समझ में आया? तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? एक लिंक का काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक। ये क्या है? एक लिंक है। किसके बीच का लिंक है? ये लिंक है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का। किसके बीच का लिंक है? सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का लिंक है। सेवर्स कौन है? हम लोग हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है। बोरोवर्स कौन है? ये कंपनीज वगैरह है, बिजनेस फर्म्स है, डेफिसिट यूनिट्स हैं। This market transfers the money or capital from those who have surplus money to those who are in need of investment. ये मार्केट कर क्या रहा है? वो पैसा जो किन लोगों के पास में है? सरप्लस यूनिट्स के पास में है, हम लोगों के पास में है। हमारे पैसे को किन तक पहुंचा रहा है? बिजनेस फर्म्स के पास में पहुंचा रहा है, जो डेफिसिट यूनिट्स है, जिनके पास में पैसे की कमी है, ताकि ये उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सके, किसी प्रपोजल वगैरह में उस पैसे को लगा सके। सेवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में सरप्लस मनी है। वहीं इन बिजनेस यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या है? पैसे की कमी है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? एक लिंक का काम करता है। कोई मार्केट नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये एक लिंक का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स आपस में क्या हो रही हैं? कनेक्ट हो रही हैं। बोरोवर कौन है? बिजनेस फर्म्स। और लेंडर कौन है? हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर। हम लोग आपस में क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा पैसा जो आइडल पड़ा था, जो किसी काम में नहीं आ रहा, वो पैसा इन लोगों के पास में जाएगा, और ये लोग उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो समझ में आया फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? दो तरीके हैं, एक तरफ बैंक्स होते हैं, एक तरफ क्या होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली हम लोग क्या खरीदते हैं? शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं। समझ में आ गया? तो हमारा पैसा किनके पास में जा रहा है? बिजनेस फर्म्स के पास में जा रहा है। क्लियर है? अब देखो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं? पीछे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, फिर भी बता रही हूँ, सिर्फ फंक्शंस बता रही हूँ, बाकी चीजें नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज का पता होना जरूरी है। पहला फंक्शन क्या है? सिर्फ 4 फंक्शंस है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। क्या लिखा है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसका मतलब है ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किससे कनेक्ट कर रहा है? सेवर्स को, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर को किससे कनेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर रहा है, बिजनेस फर्म से कनेक्ट कर रहा है। हमारा पैसा जो आइडल पड़ा था, वो पैसा अब किसी प्रोडक्टिव यूज के काम में आएगा। हमारा पैसा मोबिलाइज हो रहा है,
यानी कि हमारे पास से उन लोगों के पास में जा रहा है और हमारा पैसा चैनलाइज हो रहा है, मतलब किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए खर्च करा जा रहा है। ये बिजनेस फर्म्स उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदेंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री की क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। समझ में आया? तो वो पैसा मोबिलाइज हो रहा है, हम लोगों से इनके पास में जा रहा है और उस पैसे को चैनलाइज करा जा रहा है ज्यादा प्रोडक्टिव यूजेस के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। क्या है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब देखो, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसी से हमें अलग अलग सिक्योरिटीज की प्राइस का पता चलता है। मैं कौन सी सिक्योरिटीज की बात कर रही हूँ? सिक्योरिटीज में आ जाते हैं हमारे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं, अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स आ जाते हैं, कंपनीज के डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सब चीजें क्या होती है? स्टॉक्स में आती है। ये सारी चीजें सिक्योरिटीज होती हैं। हमें इसी फाइनेंशियल मार्केट से इन सिक्योरिटीज का प्राइस का पता चलता है। देखो, किसी भी चीज की प्राइस कैलकुलेट करनी है तो प्राइस का पता कैसे चलता है? उस चीज की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग पता चलता है। ऐसा ही होता है, मान लो किसी चीज की सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन किसी चीज की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन अचानक से किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो हमें पता है वो चीज महंगी हो जाएगी। टमाटर की सप्लाई उतनी की उतनी है लेकिन टमाटर की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमें पता है टमाटर महंगे हो जाएंगे, टमाटरों की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। इको में पढ़ के आए हैं हम लोग। एट द सेम टाइम मैं बोलूं, मान लो डिमांड कांस्टेंट है लेकिन अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, मान लो इस पेन की मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, डिमांड कांस्टेंट है, तो अपने आप ये पेन सस्ता होने लग जाएगा, इसे सस्ता कर दिया जाएगा ताकि लोग इसे खरीदे। तो हर चीज की प्राइस का पता कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये चीज की डिमांड होती है, ये चीज की सप्लाई होती है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं वो प्राइस फिक्स हो जाती है हमारी। ऐसा ही होता है। तो सेम ऐसे ही अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की क्या प्राइस होनी चाहिए, किसी कंपनी के शेयर्स की, बॉन्ड्स की क्या प्राइस होनी चाहिए, उसका भी पता कैसे चलता है? उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। अगर रिलायंस के शेयर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो रिलायंस के शेयर्स महंगे हो जाएंगे। अगर रिलायंस के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत कम है तो रिलायंस के शेयर्स क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। समझ में आ गया? प्राइस का पता चलता है। थर्ड काम क्या है? प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है ये जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल असेट्स बोलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर लेना। देखो, यहां पर हम हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को बहुत ही आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो ये सारा का सारा काम ऑफलाइन होता था, आजकल तो सारा काम कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। सिर्फ हमारे पास में एक एंड्रॉइड फोन, एक बेसिक सा फोन होना चाहिए, हम सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे पास में कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मुझे अचानक से पैसों की जरूरत है तो मैं फटाफट से एक क्लिक करके मेरे शेयर्स को बेच सकती हूँ, मेरे पास से पैसा आ जाएगा। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम किसी कंपनी के शेयर्स सेल भी कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज भी कर सकते हैं। तो हमारे असेट्स को हम कभी भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी हमें पैसे की जरूरत है। तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को क्या मिल जाती है? एक लिक्विडिटी मिल जाती है, एक तरलता मिल जाती है कि हम उन्हें कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, यहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर को भी कोई बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर, और जो दूसरी तरफ बिजनेस फर्म्स है, कंपनीज वगैरह है, उन्हें भी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। हमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। आपको सिर्फ एक अकाउंट खोलना है, जिसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल है, किस शेयर की क्या प्राइस है, किस शेयर को इश्यू करने की कितनी कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन्वेस्टर्स, हम लोग इन्वेस्टर्स है क्योंकि हम इन शेयर्स वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, और जो कंपनी है, बिजनेस फर्म्स है, दोनों को ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर। सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे मोबाइल के अंदर इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अवेलेबल होती है। समझ में आ गया? तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? ये एक लिंक का काम कर रहा है जो किससे कनेक्ट कर रहा है? सरप्लस यूनिट्स को किससे कनेक्ट कर रहा है? डेफिसिट यूनिट्स के साथ में कनेक्ट कर रहा है। हमारा पैसा किसके पास में जा रहा है? बिजनेस फर्म्स के पास में जा रहा है, ताकि ये लोग उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर सके। समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? अब देखो, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इसे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। बहुत ध्यान से समझना, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है
कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। मतलब क्या है दोनों का, देखो पहले यहीं पर समझ लो। मैंने कहा ये जो बिजनेस फर्म्स हैं, अगर इन फर्म्स को पैसों की जरूरत है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर इन फर्म्स को पैसों की जरूरत है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड का मेरा मतलब है 1 साल तक के लिए, 1 साल तक के लिए इन फर्म्स को पैसों की जरूरत है, 1 साल के अंदर अंदर फर्म्स पैसे को रिटर्न कर देंगी। तब फर्म्स कौन से मार्केट का सहारा लेती हैं? मनी मार्केट का सहारा लेती हैं। क्या समझे? अगर फर्म्स को शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 1 साल तक के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के अंदर अंदर फर्म्स पैसे को रिटर्न कर देंगी, तो वो कौन से मार्केट का सहारा लेती हैं? वो सहारा लेती हैं मनी मार्केट का। समझ में आया? लेकिन अगर फर्म्स को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसों की जरूरत है, 1 साल में फर्म पैसे को रिटर्न नहीं कर सकती, फर्म को पैसा रिटर्न करने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल 25 साल भी लग सकते हैं, तब वो कौन से मार्केट का सहारा लेती है? कैपिटल मार्केट का। समझ में आ गया? अब मैं कह सकती हूं, मान लो फर्म को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फर्म को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो 1 साल तक के अंदर फर्म जो है वो पैसे को रिटर्न कर देगी। वो कौन से मार्केट का सहारा लेगी? मनी मार्केट का सहारा लेगी। लेकिन मान लो फर्म को फिक्स कैपिटल के लिए पैसों की जरूरत है। फिक्स कैपिटल मतलब अगर फर्म को कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, कोई बड़ा लैंड खरीदना है, बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट मशीनरी में पैसा लगाना है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, प्रपोजल में पैसा लगाना है, तो फर्म को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत है। फर्म को हो सकता है पैसा रिटर्न करने में 10, 15, 20, 30 साल लग जाए, तो वो कौन से मार्केट का सहारा लेगी? कैपिटल मार्केट का सहारा लेगी। क्लियर है? अब देखो, ये जो कैपिटल मार्केट होता है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, मनी मार्केट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ये कौन सा मार्केट है? शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट होता है ना, अगर फर्म को 1 साल तक के लिए पैसों की जरूरत है, उस मार्केट को हम लोग क्या बोल देते हैं? मनी मार्केट। तो बेसिक तो समझ में आ गया। क्या होता है मनी मार्केट? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। अगर फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, 1 साल तक के लिए पैसों की जरूरत है, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, फर्म को 1 साल तक के लिए पैसों की जरूरत है, 1 साल के अंदर अंदर फर्म पैसा रिटर्न कर देगी, तो वो कौन से मार्केट का सहारा लेती है? मनी मार्केट का सहारा लेती है। ये समझ सकते हो, इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। फर्म को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा चाहिए, अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, या फिर रॉ मटेरियल खरीदना है, बिजली पानी का बिल देना है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, डे टू डे खर्चों के लिए पैसों की जरूरत है, तो फर्म 1 साल तक के लिए मार्केट से पैसा रेज करती है, 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देगी। कौन से मार्केट का सहारा लेगी? मनी मार्केट का सहारा लेगी। इट डील्स विद 2 सिक्योरिटीज। यहां पर वो सिक्योरिटीज आती हैं जिन्हें फर्म को विद इन 1 ईयर रिडीम करना पड़ता है, पैसा वापस करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब देखो इस मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म के लिए है मार्केट, 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं? तो हमारा रिजर्व बैंक इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो सारे के सारे बैंक्स का पापा है। कमर्शियल बैंक्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे HDFC आ गया, ICICI आ गया, SBI वगैरह आ गया। ये जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, हमारे डेफिसिट यूनिट्स हैं, वो इन कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी 1 ईयर तक के लिए। 1 ईयर के अंदर अंदर पैसे को रिटर्न कर देंगे। किस में आ गया? मनी मार्केट में आ गया ना। LIC वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर आता है। इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? तो मैंने आपको बताया था मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखना: कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हमारे कोर्स में नहीं है, अंदर का हम लोग नहीं जाएंगे डीप, सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए: कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था। ऐसा नहीं है कि सरोजनी मार्केट की तरह एक फिक्स्ड जगह है, इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती। क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम है जो बिजनेस फर्म्स को किससे कनेक्ट कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया? दूसरा मार्केट कौन सा होता है हमारा? कैपिटल मार्केट। क्या बताया था मैंने? अगर फर्म को मीडियम टर्म के लिए, यानी कि 5 साल तक के लिए, 1 साल से ज्यादा 5 साल तक के लिए पैसों की जरूरत है, पैसा रिटर्न करने में 5 साल भी लग सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, 10 साल के बाद में फर्म पैसा रिटर्न करेगी, 20 साल के बाद में पैसा रिटर्न करेगी, मतलब फर्म उन फंड्स को एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने वाली है, तब फर्म कौन से मार्केट का सहारा लेती है? कैपिटल मार्केट का। इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, वो सारे
इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो फर्म को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फर्म ने शेयर्स इशू करे, हम लोग फर्म के शेयर्स खरीदेंगे, तो यहाँ पर शेयर्स इशू करके फर्म के पास में लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा आ जाता है। फर्म जो है वो डिबेंचर्स इशू कर देती है, बॉन्ड्स इशू करती है। इन चीजों पर फर्म क्या देती है, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड्स वगैरह वालों को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। जिन लोगों के पास में फर्म के डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उन लोगों को फर्म क्या देती है, रिटर्न में इंटरेस्ट देती है। और शेयर होल्डर्स को फर्म क्या देती है, डिविडेंड देती है रिटर्न के अंदर। हम लोग जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं, वो सारा पैसा किसके पास में जाता है, कंपनीज के पास में जाता है। कंपनीज उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, लैंड खरीदती हैं, बिल्डिंग खरीदती हैं, किसी मशीनरी में पैसा लगाती हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह में पैसा लगाती हैं। ये होता है हमारा कैपिटल मार्केट। अगर ये मूवी देखी होगी ना स्कैम 1992, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। इस कैपिटल मार्केट में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर रिस्क है तो इस मार्केट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, याद रहेगा। अब देखो कैपिटल मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो 5 फीचर्स है। पहला है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वैसा ये पीछे वाले जैसा ही है। ये जो कैपिटल मार्केट है ये भी किससे कनेक्ट कर रहा है, हम लोगों को, सेवर्स को, हाउस होल्ड सेक्टर को किससे कनेक्ट कर रहा है, बिजनेस फर्म से कनेक्ट कर रहा है। हमारा पैसा इन लोगों के पास में जाता है, किसके पास में जाता है, एंटरप्रेन्योर्स के पास में जाता है। ये लोग बोरोवर्स हैं, ये लोग शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, हम लोग इन्हें पैसा देते हैं, और फिर ये लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, किसी भी प्रपोजल के अंदर पैसा लगाते हैं। सेकंड क्या है, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था। यहां पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं, हम जो फर्म को पैसा दे रहे हैं, फर्म उस पैसे को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाली है। फर्म उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं करेगी। 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करने का काम किसका है, मनी मार्केट का है। तो यहां पर फर्म जो है वो उस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर लगाएगी, किसी बड़े लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी में लगाएगी, जहां से फर्म को रिटर्न मिलने में बहुत साल लग सकते हैं। तो यहां पर हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर फर्म पैसे को रिटर्न नहीं करती। थर्ड है यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैंने कहा ये है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में आप में हम सब लोग आ गए, और ये है हमारी बिजनेस फर्म्स, यानी कि ये है कंपनीज। अब कंपनीज कोई शेयर्स इशू कर रही हैं, तो हम डायरेक्टली शेयर्स कंपनीज से नहीं लेते। हम दोनों के बीच में एक पर्सन होता है, जिस पर्सन को बोला जाता है ब्रोकर। क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। आजकल तो ये ब्रोकर का काम बैंक्स वगैरह करते हैं। आजकल ब्रोकर का काम कौन करते हैं, बैंक्स वगैरह करते हैं। जैसे HDFC सिक्योरिटीज हो गया, पेटीएम मनी वगैरह हो गया, जीरोदा हो गया, अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। तो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म्स के शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ब्रोकर होता है जो हम दोनों पार्टीज को मिलवाता है। ये ब्रोकर अपने हिस्से का कमीशन लेता है, अपने हिस्से की फीस लेता है। तो इस मार्केट के अंदर बीच में बहुत सारी इंटरमीडियरीज होते हैं, यानी कि बीच के लोग होते हैं, दलाल होते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर ब्रोकर्स होते हैं। ये ब्रोकर्स हमें सिक्योरिटीज परचेज करने में, हमारी सिक्योरिटीज सेल करने में हेल्प करता है। इस मार्केट में अंडरराइटर्स होते हैं। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स एक साथ खरीद लेते हैं और खुद उन सिक्योरिटीज को, उन शेयर्स वगैरह को जनरल पब्लिक को अपने लेवल पर सेल करते हैं। तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो अपनी फीस लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स है ना, आंख, नाक, हाथ, हमारे पैर, सेम वैसे ही कैपिटल मार्केट के ऑर्गन्स कौन होते हैं, ये इंटरमीडियरीज होते हैं। समझ में आया। उसके बाद में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो मैंने इको में बताया था, कैपिटल फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है, इन्वेस्टमेंट। इसी के थ्रू कंट्री में क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं वो हमें अलग अलग तरह की अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हमारे सामने बहुत सारी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज होती है कि यार इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, यहां से हमें अच्छा डिविडेंड में मिलेगा। आज अगर हम कोई शेयर 200 रुपए का खरीद रहे हैं, तो कल को क्या पता ये शेयर 500 रुपए का भी हो जाए, हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो हमारे सामने बहुत सारी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम हमारे सरप्लस फंड्स को कहां पर लगाते हैं, इन बिजनेस फर्म्स के अंदर लगाते हैं, इन कंपनीज के अंदर लगाते हैं, और ये कंपनीज उस पैसे से क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। लैंड खरीदेंगी, बिल्डिंग खरीदेंगी, प्लांट मशीनरी में पैसा लगाएंगी, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री का GDP इंक्रीज होता है। कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है ना, ये कंपनीज उस पैसे को क्या कर रही है, इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर रही हैं तो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये जो हमारे बोरोवर्स हैं, फर्म्स वगैरह हैं, वो उस पैसे को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल जगह पर स्पेंड करते हैं। लास्ट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो हालांकि ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है, ये जो शेयर बाजार है, ये फ्रीली ऑपरेट करता है, कोई ज्यादा इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी इस कैपिटल मार्केट को गवर्नमेंट की गाइडेंस, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की ही बॉडी है, क्या नाम है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को गवर्न करती है, रूल करती है, रेगुलेट करती है। तो स्टॉक मार्केट को हमेशा सेबी के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। याद रहेगा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के क्या क्या फीचर्स है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं। एक छोटा सा टॉपिक, एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है। वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। एक आइडियल कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर कंपनी को फाइनेंस रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाए, कंपनी फटाफट से अपने शेयर्स इशू करे, अपनी सिक्योरिटीज इशू करे और कंपनी के पास में पैसा आ जाए, तो कंपनी को फाइनेंस अवेलेबल हो जाए, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पर, कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है तो बहुत ज्यादा क्या लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं, अंडरराइटर को फीस देनी है, ब्रोकर को उसका कमीशन वगैरह देना है, बहुत सारी कॉस्ट लगती है। लेकिन अच्छा कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर कंपनी को फाइनेंस रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाए। विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, यानी कि हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये जो बिजनेस फर्म्स है वो उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से हमारा जीडीपी इंक्रीज हो, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, जहां पर पूरा का पूरा मार्केट फ्रीली ऑपरेट हो, कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। या जो कंपनी ग्रो करेगी उसके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उसकी सिक्योरिटीज की प्राइस गिरती जाएगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम कुछ सब कुछ देख सके, कुछ भी हमसे छुपाया ना जाए। हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं ना, हाउस होल्ड सेक्टर जो इन सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें हर चीज का पता होना चाहिए। हम लोग जो इन्वेस्टर्स है, हमारा इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हम कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी इस पैसे को कहां पर यूज करने वाली है, सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, और ये फर्म्स उस पैसे को प्रोडक्टिवली खर्च करे, उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाए जहां से फर्म को अच्छा खासा रिटर्न मिले, हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फर्म भी ग्रो करे। अगर फर्म ग्रो करेगी तो फर्म अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हम लोगों को डिविडेंड मिलेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी, तो इन्वेस्टर्स का भला होना चाहिए। समझ में आया? तो पूरा बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या क्या पढ़ा? फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है। दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब जो इसके टाइप्स है ना, कैपिटल मार्केट के टाइप्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। होमवर्क दे रही हूं, बहुत ही छोटा सा है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के फीचर्स मुझे कमेंट्स के अंदर लिख देना। याद रहेगा, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, दोनों के फीचर्स मुझे कमेंट्स के अंदर लिख देना। तो अच्छे से यहां तक का पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।